नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हम अलग अलग सीटों की जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं शाहाबाद की। वो शाहाबाद जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी तरह से साफ हो गया। वो शाहाबाद जहां लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए पूरी तरह से साफ हो गया। आखिरकार क्या कारण रहा, इन तमाम बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शाहाबाद के रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से जगदानंद सिंह विधायक बने, फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह विधायक बने, लेकिन आखिरकार उपचुनाव में क्यों शिकस्त झेलनी पड़ी आरजेडी के अजीत सिंह को, यानी कि जगदानंद सिंह के बेटे को। इन तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे, सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, और वहां पर जो पहलवान बनकर मैदान में कूद गए हैं उन पर भी तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं रामगढ़ और शाहाबाद को? नमस्कार तिवारी जी। रामगढ़ कैमूर जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है। रामगढ़ रोहतास जिले से अलग हुआ। ये पूरा पूरा ये शाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास। 17 मार्च 1991 को रोहतास जिले से कैमूर को अलग किया गया। जो नया जिला बना, पहले नाम था भभुआ। 2-3 साल के बाद 94 में उसका नाम फिर कैमूर कर दिया गया। कैमूर का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। वैदिक काल से भी पूर्व के जो मतलब काफी ईसा पूर्व के 10,000-20,000 साल पूर्व के यहाँ पे कैमूर की जो पहाड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे शिलालेख, चित्रकला वगैरह जो है पुराने। यहाँ देखिए, माता मुंडेश्वरी का मंदिर जो है काफी अति प्राचीन मंदिरों में से एक है कैमूर जिला में। और कैमूर जो था, कैमूर के इतिहास को जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो ये आदिवासियों की धरती थी। यहाँ पे चेरो, खरवार, ये सब जो झारखंड के जो आदिवासी जो है, जैसे चेरो चेरो वंश के पलामू में एक मेदिनी राय होते थे, महाराजा होते थे, आदिवासी राजा रातू महाराज। ये झारखंड में जो जंगल की जो धरती थी, कहा जाता है जंगलों पे आदिवासियों का सदियों से दबदबा और शासन रहा था। तो एक मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन, काफी धार्मिक नगरी है, प्रचलित नगरी है। वहां पे चंदेल राजपूत, वहां के कुछ राजपूत जो है, वहां पे राजपूतों और आदिवासियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था मालवा रीजन में। वही संघर्ष शाहाबाद के क्षेत्र तक आता है और राजपूतों को दमन करके, खरवारों को, चेरों को दमन करके, उससे लड़ाई करके छोटे छोटे हिस्से में राजपूत सरदार जो है शाहाबाद के कुछ हिस्से में कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर के क्षेत्र में स्थापित हुए। तो उज्जैन से आए राजपूत। ऐसे तो राजपूतों का कहा जाता है कि मान सिंह के काल में 16वीं-17वीं शताब्दी में राजपूतों का खूब पलायन बिहार के धरती पे हुआ, लेकिन उज्जैनिया राजपूत 11वीं-12वीं शताब्दी में ही आ चुके थे। तो खैर ये इतिहास की चर्चा है। और ये रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 3 प्रखंड आता है, रामगढ़, नोआमा और दुर्गावती। दुर्गावती तो जानते हैं, चर्चा में रहता है। दुर्गावती का जलाशय है, वहाँ पे 1000 मेगावाट का जो पन बिजली परियोजना है, एनएचपीसी का है। तो अब राजनीतिक थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि रामगढ़ का इतिहास क्या रहा। जो रामगढ़ के इतिहास पे हम अगर नजर डालें तो 1952 में दुलार चंद्र राम कांग्रेस के टिकट पे जीते, संभवतः उस समय सुरक्षित सीट होगी, एससी सीट होगी। लेकिन 1957 में ब्राह्मण दशरथ तिवारी, पहले ब्राह्मण यहाँ से 1957 में रामगढ़ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन 1962 विश्वनाथ राय भूमिहार, मतलब सवर्णों की सीट कांग्रेस की इसके समय से, श्री बाबू के समय से ये रही है। 1957 में ब्राह्मण जीते, 62 में भूमिहार जीते, फिर 67 में देखिए सचिदानंद सिंह, ये के बड़े भाई। हाँ, ये राजपूत। देखिए, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। फिर देखिए 1969 विश्वनाथ राय, फिर भूमिहार। मतलब एक सवर्णों का पैटर्न आ रहा है। ब्राह्मण भी चुनाव जीते, राजपूत भी जीते, भूमिहार भी जीते। फिर देखिए राजपूतों के जीत का सिलसिला देखिए, ये परिवार की, ये भी एक परिवार की ही सीट रही है। देखिए 1969 में विश्वनाथ राय हुए, 1972 और 77 में सचिदानंद सिंह, जगदानंद सिंह के ही परिवार में। 1980 में प्रभावती देवी। फिर देखिए एक सिलसिला चालू होता है, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 का दोनों चुनाव जगदानंद सिंह।
बड़े नेता पहले लोकदल से चुनाव जीतते थे, जिसमें जनता दल लोक दल का जिसमें पार्टी होती थी। उसके बाद में ये जब राष्ट्रीय जनता दल जब अस्तित्व में आया तो फिर ये आरजेडी के बड़े नेता के रूप में उभरे। 2009 में उपचुनाव होता है, ये बक्सर से सांसद हो गए थे 2009 में। लालू प्रसाद यादव ने इनको परिसीमन, जो 2008 में परिसीमन हुआ, तो रामगढ़ और दिनारा का जो जो क्षेत्र है बक्सर लोकसभा का हिस्सा हुआ। जगदानंद सिंह को वहां से मौका दिया गया और जगदानंद सिंह मामूली वोट से लालमुनि चौबे को चुनाव हरा के जीत भी गए। तो उपचुनाव हुआ तो फिर यहाँ अंबिका यादव धुरंधर है, ये भी 2009 के उपचुनाव में ये चुनाव जीते आरजेडी के टिकट पे। फिर देखिए तो, लेकिन इन्होंने यादव और जगदानंद सिंह के बारे में ये भी है, यादव प्रत्याशी आया तो इन्होंने पार्टी का साथ दिया। फिर एक मौका ये भी आया कि इनके बेटे जदयू के टिकट से चुनाव, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने पार्टी के पक्ष में काम किया। हाँ, काम किया। ये जगदानंद सिंह की खूबी रही है और उनका अनुशासन रहा है। लेकिन पुत्र मोह तो है, परिवार मोह तो है। एक पुत्र विधानसभा लड़ते हैं, एक पुत्र सांसद है और एक पुत्र एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, वो भी मामूली वोट से चुनाव हारे। पुनीत सिंह नाम है शायद, अवधेश सिंह से चुनाव हारे हैं। 2010 में अंबिका यादव फिर हराकर सुधाकर सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 2015 में अशोक कुमार सिंह बीजेपी के, ये भी राजपूत नेता है, इस अभी तो मौजूदा विधायक वही है। तो बीजेपी का झंडा 2015 में यहाँ कमल खिला अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में, और यहाँ पे आरजेडी के महागठबंधन था तब, और आरजेडी की यहाँ हार हुई। फिर देखिए 2020 में सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह पहली बार अपने पुत्र को सेट करने में कामयाब हुए। उनके पुत्र यहाँ से विधायक बने, जो आगे चल के बक्सर के सांसद भी बन गए, किस्मत ने साथ दिया। फिर देखिए 2024 में उपचुनाव होता है, काफी घमासान टक्कर, लेकिन इस बार जगदानंद सिंह की साख, जगदानंद सिंह का वजूद पूरी तरह से ढाराशायी हो गया, तबाह हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया। आरजेडी के सिंबल से उनके तीसरे बेटे को जब उन्होंने प्रोजेक्ट किया, सुधाकर सिंह और पुनीत सिंह के बाद अजीत सिंह को, वो बहुत ही कम मत लाए, 30,000 के आसपास मत, तीसरे नंबर पे चले गए। लेकिन बसपा, यहाँ तो बसपा का तो ज्यादा बहुत शाहाबाद के क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा, मतलब प्रभाव और वोट बैंक है बसपा का। तो बसपा के जो उम्मीदवार थे अंबिका यादव, 2020 में अंबिका यादव महज 150 वोट से चुनाव हारे थे। बहुत ही सुधाकर सिंह से कड़ी टक्कर है। यहाँ तक तो अंबिका यादव तो आरोप भी लगाते हैं कि इनको जिता दिया गया था। खैर वो सब बात की बात है। लेकिन 2024 के उपचुनाव में भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिला। महज 1200 वोट से बीजेपी की जीत हुई और बीएसपी महज 1200 वोट से चुनाव हारी, और आरजेडी जो है यहाँ तीसरे नंबर पे रही और बहुत पीछे रह गई। तो अभी मौजूदा समय में अगर रामगढ़ का हम समीकरण देखें, और पहले जातीय समीकरण देख लेते हैं, तो रामगढ़ का जो जातीय समीकरण है, टोटल वोटर 3 लाख के आसपास है, जिसमें देखिए एससी वोटर 70,000 है, बड़ी संख्या है। शेड्यूल कास्ट के वोटर बड़ी संख्या है, एसटी वोटर मात्र 2500 है। देखने वाली बात होगी। आदिवासी का क्षेत्र रहा है, कभी गढ़ रहा है, आदिवासियों की संख्या 2500। सारे आदिवासी पलायन कर गए झारखंड में, पलामू डाल्टनगंज होते हुए उधर गढ़वा होते उधर चले गए। तो राजपूत सरदार का दबदबा हो गया, राजपूतों की संख्या यहाँ पे, उजनिया राजपूत यहाँ पे सरदार हो गए थे। बाद में ये क्षेत्र काशी नरेश और टेकारी महाराज के भी अधीन हुआ। फिर शेरशाह सूरी अफगान सरदार सासाराम के ही हुए। तो कैमूर और सासाराम का जो इतिहास रहा है बदलते रहा है, सत्ता परिवर्तन होते रहा है, कभी अफगानों के हाथ में, कभी भूमिहारों के हाथ में, कभी राजपूतों के हाथ में, लेकिन ये धरती आदिवासी की रही है, जंगल की धरती रही है। यहाँ पे देख लीजिए एसटी 2500 वोटर है, मुस्लिम 25,500 है, एससी 70,000, एसटी 2500, मुस्लिम 25,500 है। बिंद मल्ला देखने वाली बात होगी 22,000। बिंद मल्ला से ज्यादा बिंद समाज के वोटर ठीक ठाक हैं, मल्ला भी है। में आपको हाँ 22,000 मत है ये। और देखिए यादव वोटर 35,000 है। यादव भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत भी जीते, यादव और राजपूत ही लड़ रहे हैं। हाँ, यादव और राजपूत ही लड़ रहे हैं। तो दोनों का वोट देखिए। ये भी जो रामगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मिश्रित आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है। ये यादव वोटर देखिए 35,000 है, कुशवाहा और कुर्मी भी 25,000 है, राजपूत 30,000 है। राजपूत वोटर यहाँ सवर्णों का एक अच्छा आधार है, जिसमें राजपूत 30,000 है, ब्राह्मण 25,000 है,
भूमिहार वोटर 16,000 हैं और कुछ कायस्थ भी हैं, लगभग 70 से 75,000 तक फॉरवर्ड वोटर हैं। उसके बाद वैश्य वोटर देखिए 20,000 है। अदर ईबीसी ओबीसी गैर मल्लाह और गैर बिंद, बिंद और मल्लाह की उपजाति छोड़ के जो बाकी जो बचते हैं अति पिछड़ा समाज या कुछ अन्य पिछड़ा समाज के वोटर जो बच गए वो लगभग 30 से 32,000 की संख्या में है। तो मिश्रित आबादी वाला समीकरण है, किसी भी जाति विशेष का 40,000 वोट नहीं है। यहाँ तक कि 35,000 वोट जो एकल जाति में सर्वाधिक है वो यादव का है, वो भी 35,000 वोट है। तो रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र मतलब समीकरण काफी मिश्रित है, लेकिन सवर्णों का दबदबा है। सवर्ण वोटर 75,000 हैं और एससी वोटर SC ST भी 75,000 के आसपास हैं। 70,000 SC हैं, 2500 ST हैं। तो सवर्ण और ये क्या कहते हैं SC ST दलित वोटर ये यहाँ पे बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा चंक रखते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ जो बसपा का जो आधार है मेरे दलित वोटरों में आधार है, रविदास वोटरों की संख्या ज्यादा है। तो शाहाबाद के रीजन में अभी देखिए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजेश राम है। तो रीजन यही रहा है ना, मीरा कुमार जबकि बड़ी नेत्री थी शाहाबाद क्षेत्र में रविदास समाज से, लेकिन फिर भी उनके रहते हुए बावजूद जगजीवन राम मीरा कुमार के रहते हुए बसपा का एक बड़ा ग्रास रूट तैयार हुआ है शाहबाद क्षेत्र में। पिछले चुनाव में तो एक जमा खान चुनाव जीत गए थे, 2-3 सीट पे तो लगभग बहुत कड़े मुकाबला में 2 नंबर पे थे, एकदम कम मुकाबले। रामगढ़ की सीट देख लीजिए, दिनारा की सीट देख लीजिए, बहुत ये आपका जो कड़गड़ की सीट देख लीजिए। तो बसपा का एक बड़ा आधार है, यहाँ पे बसपा के आधार को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और SC वोटरों का बड़ा चंक है, 70,000 SC वोटर है। तो बसपा का आधार है। आरजेडी यहाँ पे अब देखिए दावेदार में देखिए बीजेपी से तो विधायक जीते हुए हैं, अशोक कुमार सिंह उपचुनाव में जीते हुए हैं। अभी टिकट कटेगा नहीं, काफी मुश्किल से 2015 में भी महागठबंधन की लहर में वो भाजपा का कमल वहां पे खिलाए थे और अब हाल में ही चुनाव जीते हैं, साल भर पहले, अभी 8-10 महीने भी नहीं हो रहे हैं। तो बीजेपी से अशोक कुमार सिंह है दावेदार, भाजपा में और भी है, लेकिन कई लोग हैं, कई राजपूत दावेदार हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा को तवज्जो नहीं देंगे। अशोक कुमार सिंह फिर से टिकट लेके बीजेपी से आ रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन महागठबंधन में पेच है। महागठबंधन में पेच ये है कि आरजेडी से उम्मीदवार कौन होगा। तो आरजेडी से तो पहले देखिए जगदानंद सिंह का कहानी क्या चल रहा है, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे। अब उनकी जिम्मेदारी तय होगी, क्या उनको अब मार्गदर्शक की भूमिका में रखा जाएगा आरजेडी में। देखिए लालू परिवार में ऐसे भी टिकट बंटवारे में लालू परिवार के अलावा किसी का चलता है नहीं। तो वैसे भी एक बेटा सांसद है उनके बक्सर से, दूसरे को MLC का टिकट लड़ाते हैं। आपके जगदानंद सिंह के वफादारी का, जगदानंद सिंह के पार्टी के पक्ष में जो उनका योगदान रहा है, उनके वरिष्ठता को देखते हुए तीसरे बेटे के लिए भी परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण तो जगदानंद सिंह जितने अनुशासनात्मक और जितने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उतने बड़े परिवारवादी भी तो नेता हैं। तीनों बेटा के लिए आप सेट कर लीजिए, MP MLA MLC। तो लास्ट में MP देने के बाद MLC का सीट भी दिया गया और उसके बाद MLA का भी टिकट दिया गया, बिल्कुल। और लेकिन जनता ने नकार दिया। इसका मतलब संकेत जो है तेजस्वी यादव को मिल गया है कि परिवारवाद की राजनीति को एक बड़े पावर सेंटर के रूप में जिसे आप उभार रहे हैं उस शाहबाद के क्षेत्र में जनता उसे नकार रही है, कुछ बदलाव चाहती है, परिवार से हटके भी उम्मीदवार हैं। ये अंबिका यादव जिनके भतीजे, जिनके परिवार से ही लड़े थे, राजेश कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह यादव जो है, तो ये बिल्कुल और काफी महज 1200 वोट से चुनाव हारे हैं। तो अंबिका यादव के साथ जो है, अंबिका यादव पे डोरा डालना थोड़ा शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि अंबिका यादव के जो परिवार भतीजे हैं क्या BSP से ही आते हैं, अभी तक तो BSP से ही जुड़ा हुआ है, क्या BSP गठबंधन में आती है, ये भी देखने वाली बात है। बात चल रही है, JMM से भी चल रही है, पशुपति कुमार पारस से भी चल रही है और BSP से भी चल रही है। इन छोटे छोटे दलों को कुछ सीट राजद अपने कोटे से देकर एडजस्ट करें। सभी तीनों पार्टियों का कुछ ना कुछ एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित समुदाय में
जो है प्रभाव है। सवाल वही होगा, क्या मायावती गठबंधन को तैयार होंगी? बिल देखने वाली बात होगी, वो आजकल गठबंधन की राजनीति से दूर है, लेकिन देखने वाली बात होगी। अब नई नया बसपा का भी नया रुझान है, नया बसपा है, अब देखना हो। लेकिन अगर गठबंधन से में बसपा नहीं भी रहती है तो बसपा का अपना आधार है और बसपा अकेले दम पे सीट जीतने में सक्षम भी है। बड़ा दिलचस्प है आरजेडी का मतलब कैंडिडेट चयन, क्योंकि खुद की यादवों की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी, लेकिन जहां चुनाव यादव लड़ते हैं उनके सामने आरजेडी राजपूत को खड़ा कर रही है, और इसी कैंडिडेट के वजह से यादव कैंडिडेट का वहां पर हाथ। एक चीज तिवारी जी आपको देखने वाली बात होगी, यहाँ पे देखिए ना, बिंद और मल्लाह वोटर भी 22,000 है। तो मुकेश सहनी भी दावा करेंगे साहब, रामगढ़ में दावा कर सकते हैं, क्योंकि रामगढ़ पे और भी सीटें हैं, बिन बेलदार और नूनिया के ज्यादा संख्या। हाँ है, सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या है, उनकी दावेदारी हो सकती है। मुकेश सहनी को कितनी सीटें? हाँ, उस क्षेत्र में अगर मुकेश सहनी को 1-2 सीट दे के अगर एडजस्ट किया जाता है, कैमूर जिले में अगर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी को 1 सीट दिया भी जाता है, तो ये जो वोटर है बिंद मल्ला वाला वोट, ये जो है आरजेडी के साथ पूर्णतः इंटैक्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा आरजेडी किसको प्रत्याशी बनाती है, क्या राजपूत समाज से बनाती है, क्या यादव समाज से बनाती है, क्या अजीत सिंह को ही बनाती है? अजीत सिंह को ही बनाती है, क्या यादव समाज? यादव यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के यादव जो समाज के जो है सिंह यादव वाले हैं, यहाँ पे यादव जो है उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छा क्षेत्र है, मतलब वो घुले मुले में सबसे रहते हैं, सामाजिक समरसता का भाव जो है वहाँ के यादवों में है। तो वहाँ के यादव जो है, ऐसा नहीं है कि यादव कैंडिडेट आने के बाद एमवाई के अलावा पोलराइज ध्रुवीकरण की स्थिति है, वहाँ सामाजिक समरसता का भाव है। वहाँ ददन यादव को और भी जाति जब चुनाव लड़ते थे, ददन यादव लोकसभा का बक्सर से, तो और भी गैर यादव भी उनको वोट देते थे, तो एक समरसता का भाव उस क्षेत्र में रहा है। तो देखना होगा राजद किसको, दावेदार बहुत हैं आरजेडी के पास भी, राजद किसको मौका देती है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिलचस्प की बात है, क्या बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल होती है? अगर शामिल होती है तो उसकी पहली सीट रामगढ़ होगी, ये देखने वाली, क्योंकि 150 वोट से 2020 में वो चुनाव हारी है और 2024 में महज 1200 वोट से चुनाव हारी है। तो बसपा का एक मजबूत आधार है। अगर बसपा को थोड़ा सा भी गठबंधन में होते हुए या गठबंधन में नहीं होते हुए भी अगर इंडिया अलायंस का बैक मिलता है तो बसपा ये सीट जो है रामगढ़ की सीट बहुत आसानी से फतेह कर सकती है। पारंपरिक सीट है, वो छोड़ेंगे? अब देखने वाली बात होगी, परिवारवाद की राजनीति है। जगदानंद सिंह की आरजेडी की अपनी सीट होगी, वो तो छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि देखिए छोटी पार्टियों के सामने समस्या है ना कि जीत भी गए तो फिर तो उनके जीते हुए कैंडिडेट आ जाते हैं वो एनडीए में। देखिए जगदानंद सिंह जी के साथ समस्या ये है ना, जगदानंद सिंह के जो तीसरे बेटे हैं अजीत कुमार सिंह, जब चुनाव लड़े तो उनकी हार बहुत थी और लेवल भी जेडीयू का था। बिल्कुल हार बहुत बुरी हुई। जनता ने, हो सकता है कि जनता ने सुधाकर सिंह को स्वीकार किया, पुनीत कुमार सिंह को भी कुछ युवाओं ने एमएलसी के लिए स्वीकार किया, लेकिन अजीत सिंह को नकार दिया है। तो क्या जगदानंद सिंह, माना जाए कि यादवों ने बिल्कुल वोट नहीं किया, यादव वहां पे अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं। बीएसपी के इतना बड़े मात्रा में, बड़े अंक में बीएसपी को वोट मिलने का मतलब ये है वहां पे यादव समरसता की राजनीति करते हैं और खुद नेतृत्व करना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव यादवों पे भरोसा करेंगे? इसके अलावा इस सीट पर चर्चा तो जनसुराज की भी होनी चाहिए, क्योंकि उपचुनाव में कुशवाहा कैंडिडेट उन्होंने उतारा। बिल्कुल और उनको वोट भी साथ, सुशील कुमार सिंह उनका नाम है, उनको वोट भी आया, 7-8 हजार के आसपास वोट आया। तो कुशवाहा कुर्मी भी 25,000 की संख्या में यहाँ पे हैं। तो देखने वाली बात होगी जनसुराज क्या गुल खिला पाता है। 7-8 हजार वोट तो इस चुनाव में बहुत पहले कह दिया था कि आरजेडी के नंबर पे रहेंगे। बिल्कुल लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से उनको उपचुनाव में वोट आया, इस हिसाब से इस पार्टिकुलर सीट के लिए जनसुराज वोट कटवा की ही हैसियत में रही। अब बाकी सीटों पे जनसुराज का क्या होगा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस सीटों पे इमामगंज की सीट पे तो अच्छा खासा वोट आया, बेलागंज में भी वोट आया, लेकिन रामगढ़ की सीट पे और तराड़ी की सीट पे, स्पेशली रामगढ़ की सीट पे जनसुराज को सीमित वोट आया। तो देखने वाली बात होगी कि बीएसपी अलायंस में आता है या नहीं आता है। क्या जगदानंद सिंह का तीसरा टिकट जो है विधायक का रामगढ़, उनकी ट्रेडिशनल सीट, क्या ट्रेडिशनल सीट का बलि चढ़ जाएगा, उनके हाथ से चला जाएगा? क्योंकि उनके तीसरे बेटे को जनता ने स्वीकार नहीं किया।
तो देखते हैं रामगढ़ की क्या स्थिति होती बिल्कुल। है। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे रामगढ़ विधानसभा को लेकर कि क्या कुछ वहां की परिस्थितियां बन रही हैं और जो हालात हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन या कहिए आरजेडी को क्या कुछ सुधार करना पड़ सकता है अगर दोबारा से सीट को अपने कब्जे में लेना है। देखिए, बिहार विधानसभा में हॉट सीटों में से एक रामगढ़ की सीट मानी जाती है और पिछले चुनाव में 2020 में बहुत कांटे की फाइट हुई थी। यानी कि जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, तीनों ही कैंडिडेट 1000, 2000 और 150 के अंतर तक ही सिमट गए। फिर जब उपचुनाव हुआ तो उसमें भी यही क्लोज फाइट पहले और दूसरे नंबर में देखने को मिला। तो ऐसे में 25 के चुनाव में भी यही माना जा रहा है कि यहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी होगी और बसपा ने यहाँ पर हमेशा अपना दम दिखाया है। तो क्या बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे या बसपा कैंडिडेट को अपने साथ लाने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे? जगदानंद सिंह की पारंपरिक सीट अब उनके झोली में रहेगी या फिर उनसे छीन ली जाएगी? हर कोई अब इस ओर जरूर ध्यान दे रहा है, लेकिन साथ ही प्रशांत किशोर की भी चर्चा होगी कि वो किसे कैंडिडेट इस बार बनाते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।